रणथंभौर का पतन 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान की वीरगति के साथ हुआ। रणथंभौर का शाका और चौहान स्त्रियों का जौहर इतिहास में अमर हो गया, परंतु क्या चौहान वंश यही समाप्त हो गया? नहीं, इतिहास ने दिखाया कि जब किसी महान वृक्ष को काटा जाता है तो उसकी जड़ें भूमि में जीवित रह जाती हैं और अनेक छोटे पौधे जन्म लेते हैं। यही हुआ चौहान वंश के साथ। दिल्ली और अजमेर की गद्दी विदेशी सत्ता के अधीन चली गई, रणथंभौर भी सल्तनत के हाथों में आ गया, परंतु चौहान वंश की अनेक शाखाएं राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में जीवित रहीं। इन शाखाओं ने स्थानीय स्तर पर अपने अस्तित्व को बनाए रखा, छोटी रियासतों पर शासन किया और अपने सामर्थ्य अनुसार विदेशी सत्ता का प्रतिरोध करती रहीं। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर और सांभर की शाखा की। अजमेर चौहानों का मूल केंद्र था। यद्यपि सल्तनत ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली, परंतु चौहान कुल के अनेक वंशज आसपास के छोटे किलों और गांवों में रह गए। उन्होंने सांभर, किशनगढ़ और अन्य स्थानों में अपनी सत्ता बनाए रखी। अजमेर और सांभर के चौहान शासक अब छोटे सामंतों की तरह थे, परंतु उनकी पहचान अब भी चौहान नाम से जुड़ी हुई थी। सांभर झील के पास चौहान राजाओं ने पहले ही से नमक उत्पादन पर नियंत्रण रखा था और बाद में भी उनके वंशज इस आर्थिक साधन से जुड़े रहे। दूसरी महत्वपूर्ण शाखा थी नाडोल की चौहान शाखा। नाडोल आज का पाली जिला, राजस्थान, चौहान वंश की एक प्राचीन शाखा थी। रणथंभौर के पतन के बाद यह शाखा और भी महत्वपूर्ण हो गई। यहाँ के शासकों ने पश्चिमी राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित की और जालौर, सिरोही तथा आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा। जालौर के चौहान शासक कर्णदेव चौहान का नाम इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सेना के विरुद्ध वीरता दिखाए, यद्यपि अंततः 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति काम्पिल द्वारा जालौर पर कब्जा कर लिया गया। कर्णदेव चौहान की वीरगाथा आज भी राजस्थान के लोकगीतों में गाई जाती है। इसी तरह चौहान वंश की एक और शाखा गुजरात और मालवा की ओर फैल गई। गुजरात के चालुक्यों और वाघेलाओं के साथ उनके वैवाहिक संबंध बने। चौहान वंश के योद्धा गुजरात की राजनीति में सामंतों और सेनापतियों के रूप में सक्रिय रहे। मालवा में परमारों के साथ भी उनका संबंध रहा। इससे ये सिद्ध होता है कि यद्यपि वे दिल्ली की गद्दी खो चुके थे, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। मेवाड़ और मारवाड़ में भी चौहान वंश की छोटी शाखाएं बस गईं। जब सिसोदिया राजपूत मेवाड़ में उदय हो रहे थे, तब चौहान उनके सामंतों और सहयोगियों के रूप में उपस्थित थे। अनेक बार चौहान वीरों ने मेवाड़ के युद्धों में भाग लिया और उनके बलिदान ने सिसोदिया वंश को मजबूत करने में मदद की। मारवाड़ के जोधपुर क्षेत्र में भी चौहान वंशज बस गए और छोटे ठाकुरों के रूप में शासन करते रहे। सांस्कृतिक दृष्टि से चौहान वंश का प्रभाव इन शाखाओं के माध्यम से लंबे समय तक बना रहा। मंदिर निर्माण, जैन धर्म का संरक्षण और साहित्यकारों को आश्रय देने की परंपरा जारी रही। अजमेर और रणथंभौर की परंपरा को नाडोल, जालौर और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाया गया। चौहान शाखाओं ने अपने अपने सिक्के भी चलाए, भले ही वे छोटे क्षेत्र तक ही सीमित रहे। यह उनके स्वाधीन अस्तित्व का प्रतीक था। लोक कथाओं और भाटों की गाथाओं ने चौहान वंश को जीवित बनाए रखा। पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता की कथा, चंद का रासो, रणथंभौर का शाका और जालौर के कर्णदेव की वीरगाथा, ये सब लोकगीतों और नाटकों का हिस्सा बन गई। राजस्थान के गांवों में आज भी आल्हा और ऊदल के गीतों के साथ पृथ्वीराज और चौहान वंश के वीरगान गाए जाते हैं। ये लोक परंपरा चौहानों की स्मृति को अमर करने का सबसे बड़ा साधन बनी। इस काल में विदेशी यात्रियों और फारसी इतिहासकारों ने भी चौहान शाखाओं का उल्लेख किया। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों में रणथंभौर और जालौर की विजय का वर्णन किया। मिन्हाज उस सिराज और अन्य लेखकों ने सल्तनत की ओर से लिखते हुए चौहान प्रतिरोध को बाधा के रूप में प्रस्तुत किया। इससे हमें पता चलता है कि भले ही वे राजनीतिक दृष्टि से छोटे हो गए थे, परंतु विदेशी शासकों के लिए वे अब भी एक चुनौती थे। चौहान वंश की इन शाखाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि इतिहास केवल गद्दियों और साम्राज्यों में नहीं लिखा जाता, बल्कि छोटे छोटे प्रतिरोध और सांस्कृतिक परंपराओं में भी इतिहास की धारा बहती है। दिल्ली की गद्दी खोने के बाद भी चौहान वंश ने अपनी पहचान बनाए रखी। उनके योद्धाओं ने अपने रक्त से धरती को सींचा और उनके कवियों ने गाथाओं से स्मृति को अमर बनाया।
यद्यपि धीरे धीरे चौहान वंश की राजनीतिक शक्ति क्षीण होती गई और वे क्षेत्रीय ठाकुरों और सामंतों के रूप में सीमित रह गई, परंतु उनकी सांस्कृतिक छाप पूरे राजस्थान और उत्तर भारत पर अंकित हो गई। चौहान नाम वीरता, शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। राजनीतिक दृष्टि से चौहान वंश जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से भी उसने भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। जब हम चौहान वंश की गाथा को सुनते हैं तो केवल उनके युद्धों और पराजयों की कथा सामने नहीं आती, बल्कि उनके द्वारा निर्मित मंदिर, दुर्ग, साहित्य, कवियों की रचनाएं और सांस्कृतिक संरक्षण भी एक उज्जवल अध्याय के रूप में प्रकट होते हैं। अजमेर, जो चौहान वंश की राजधानी रहा, सांस्कृतिक दृष्टि से उनका सबसे बड़ा योगदान था। अजमेर को उन्होंने केवल एक राजनीतिक केंद्र नहीं बनाया, बल्कि उसे कला, साहित्य और धर्म का संगम स्थल बना दिया। कहा जाता है कि चौहान शासकों ने यहाँ अनेक मंदिर और तोरण द्वार निर्मित कराए। अराय दिन का झोपड़ा नामक भवन, जो आज मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध है, मूलतः एक संस्कृत महाविद्यालय और जैन हिंदू मंदिरों का समूह था। इसकी स्थापत्य कला अद्भुत है, जिसमें शिल्पकारों की प्रतिभा झलकती है। बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, किंतु उसकी नक्काशी और शिल्प आज भी चौहान काल की कला का जीवंत प्रमाण है। चौहान वंश के शासक जैन धर्म के भी बड़े संरक्षक थे। रणथंभौर और अजमेर के आसपास अनेक जैन मंदिर और धर्मशालाएं बनी। जैन साधुओं को राजाश्रय मिला और उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। अजमेर और नादौल के जैन शिलालेख बताते हैं कि चौहान राजाओं ने जैन धर्मावलंबियों को विशेष सुरक्षा और दान दिए। ये दर्शाता है कि चौहान शासक केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक भी थे। साहित्य के क्षेत्र में चौहान वंश का योगदान अतुलनीय है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद बरदाई जैसे महान कवि उपस्थित थे। उनकी रचना पृथ्वीराज रासो वीरगाथा साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। ये ग्रंथ केवल पृथ्वीराज के जीवन और युद्धों का ही विवरण नहीं है, बल्कि इसमें उस काल की राजनीति, समाज और संस्कृति का भी चित्रण मिलता है। रासो में चौहान वंश की वीरता और स्वाभिमान का जो वर्णन है, उसने पीढ़ियों तक भारतीय मानस को प्रेरित किया। पृथ्वीराज रासो में संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कथा, तराइन के युद्ध, राजपूतों की वीरता और गौरी के साथ संघर्ष, ये सब एक जीवंत गाथा की तरह प्रस्तुत है। ये केवल एक साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि चौहान वंश का सांस्कृतिक दस्तावेज है। चौहान वंश के काल में अन्य साहित्यिक कृतियां भी लिखी गई। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में कवियों ने लेखन किया। दरबारों में काव्य प्रतियोगिताएं होती और शास्त्रार्थ की परंपरा जीवित रहती। चौहान शासक स्वयं भी विद्वान थे। पृथ्वीराज चौहान संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में दक्ष थे और उन्हें विद्या का बड़ा प्रेम था। शिलालेखों से भी चौहान वंश की सांस्कृतिक दृष्टि स्पष्ट होती है। अजमेर, रणथंभौर, नादौल और जालौर के शिलालेख बताते हैं कि चौहान शासकों ने भूमि दान, मंदिर निर्माण और विद्वानों को संरक्षण दिया। कई शिलालेखों में जैन और वैष्णव मंदिरों का उल्लेख है। इन शिलालेखों से ये भी पता चलता है कि चौहान शासकों ने अपने को धर्म का रक्षक और दानवीर माना। स्थापत्य कला में चौहान वंश की छाप आज भी राजस्थान में देखी जा सकती है। अजमेर का तारागढ़ किला चौहान स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। ये किला इतनी ऊंचाई पर बना कि पूरे अजमेर शहर पर नजर रखी जा सकती थी। रणथंभौर का दुर्ग भी स्थापत्य और सामरिक दृष्टि से अद्वितीय है। उसकी विशाल प्राचीरें, मंदिर और द्वार चौहान वंश की सैन्य और स्थापत्य कला का प्रमाण है। धार्मिक दृष्टि से चौहान शासक भगवान शिव और विष्णु के उपासक थे। अजमेर और रणथंभौर के निकट बने शिव मंदिरों और विष्णु मंदिरों में उनकी भक्ति झलकती है। चौहान राजाओं ने देवी मंदिरों का भी निर्माण कराया। साथ ही जैन धर्म के प्रति सहिष्णुता और संरक्षण ने उनके साम्राज्य को बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक स्वरूप प्रदान किया। संगीत और नृत्य की दृष्टि से भी चौहान दरबार संपन्न था। दरबारों में गायक, वादक और नर्तकियां विद्यमान रहती। कवियों के साथ साथ संगीतकारों को भी आश्रय मिलता। लोक संगीत की परंपरा को चौहान वंश ने बढ़ावा दिया। आज राजस्थान में जो वीरगाथाएं और लोकगीत गाए जाते हैं, उनकी जड़ें चौहान काल में मिलती हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था ने भी चौहान वंश की संस्कृति को समृद्ध बनाया। अजमेर और दिल्ली व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। कपड़ा, मसाले, धातु, घोड़े और रत्नों का व्यापार यहाँ से होता। व्यापारियों को चौहान शासकों ने संरक्षण दिया और मार्गों की सुरक्षा की। इस कारण उनके राज्य में समृद्धि आई और संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन मिला।
विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने भी चौहान वंश के सांस्कृतिक पहलुओं का उल्लेख किया। फारसी और अरब लेखकों ने अजमेर के मंदिरों और रणथंभौर के दुर्ग की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि चौहान शासक केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि कला और धर्म के संरक्षक भी थे। इस प्रकार चौहान वंश का सांस्कृतिक और साहित्यिक वैभव राजनीति से कहीं अधिक स्थायी सिद्ध हुआ। उनके किले, मंदिर, कविताएं और लोकगाथाएं आज भी जीवित हैं। भले ही दिल्ली की गद्दी उनके हाथ से निकल गई हो, परंतु संस्कृति की गद्दी आज तक चौहान नाम से जुड़ी हुई है। चौहान वंश का ये योगदान हमें ये सिखाता है कि सत्ता क्षणिक होती है, परंतु संस्कृति और साहित्य अमर रहते हैं। चौहान शासकों ने अपने समय में जो साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर दी, वह भारत की आत्मा का हिस्सा बन गई। चौहान वंश का इतिहास केवल युद्धों और राजनीतिक संघर्षों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके राज्य की आर्थिक व्यवस्था ने भी मध्यकालीन भारत को गहराई से प्रभावित किया। जब हम चौहान राजाओं की आर्थिक नीति और व्यापारिक संबंधों की ओर दृष्टि डालते हैं, तो स्पष्ट होता है कि उनकी समृद्धि केवल शौर्य और पराक्रम पर आधारित नहीं थी, बल्कि एक सशक्त और संगठित आर्थिक ढांचे पर भी टिकी थी। अजमेर और रणथंभौर जैसे नगर चौहान साम्राज्य के प्रमुख केंद्र थे। ये नगर न केवल प्रशासनिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, बल्कि व्यापार और वाणिज्य के लिए भी प्रसिद्ध थे। अजमेर को तो एक प्रकार से चौहान साम्राज्य का आर्थिक हृदय कहा जा सकता है। यह नगर उस समय दिल्ली, गुजरात, कन्नौज और बंगाल तक जाने वाले व्यापारिक मार्गों का संगम स्थल था। व्यापारी अपने सामान के साथ यहाँ रुकते, कर अदा करते और सुरक्षित यात्रा का भरोसा पाते। भूमि व्यवस्था चौहान वंश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर थी। खेतों में गेहूं, जौ, बाजरा, चना, तिलहन और कपास की खेती होती। चौहान शासक भूमि कर के रूप में उपज का एक भाग वसूलते थे। ये कर अधिकांशतः छठा या आठवां हिस्सा होता था, लेकिन उपज और भूमि की गुणवत्ता के अनुसार इसमें परिवर्तन होता। कर की यह राशि ही राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन थी। कृषि के अतिरिक्त चौहान वंश ने पशुपालन को भी प्रोत्साहन दिया। राजस्थान के अर्धमरु स्थलीय भागों में ऊंट, घोड़े और भेड़ें पाली जाती। रणथंभौर और अजमेर के मेले पशुधन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। चौहान शासकों ने पशुपालकों से भी कर वसूला, किंतु उन्हें विशेष संरक्षण भी दिया, क्योंकि सेना के लिए घोड़े और ऊंट अत्यावश्यक थे। अब बात करें चौहान वंश की मुद्राओं की। उनके शासनकाल में प्रचलित सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। कुछ जगह सोने की मुद्राओं के भी प्रमाण मिलते हैं, जो विशेष अवसरों पर ढाली जाती थी। चांदी की मुद्राओं को गड्रम्मास या तंक कहा जाता था। इन पर कभी कभी शासक का नाम, देवता का प्रतीक अथवा कोई संस्कृत शिलालेख अंकित रहता। उदाहरण के लिए कई मुद्राओं पर भगवान शिव या नंदी का चिन्ह मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि चौहान शासक शिव भक्त थे। तांबे की मुद्राएं छोटे लेन देन के लिए प्रचलित थी। इन सिक्कों की बनावट भले ही साधारण थी, किंतु वे स्थानीय बाजार की रीढ़ थी। इन मुद्राओं से चौहान साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिक्कों का प्रचलन दर्शाता है कि उस समय व्यापारिक लेन देन केवल वस्तु विनिमय पर आधारित नहीं था, बल्कि संगठित मुद्रा व्यवस्था पर टिका था। ये चौहान वंश की आर्थिक उन्नति का बड़ा संकेत है। व्यापार के क्षेत्र में चौहान साम्राज्य ने आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के संबंध स्थापित किए। अजमेर से होकर गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंचता था। वहां से मसाले, घोड़े, मोती और रेशमी कपड़े आयात होते। इसके बदले भारत से कपास, अनाज, लोहा और हस्तशिल्प का निर्यात होता। राजस्थान की नमक झीलें भी चौहान वंश के लिए आय का प्रमुख साधन थी। सांभर झील का नमक दूर दूर तक पहुंचता था और इससे शाही खजाने को अच्छा लाभ मिलता था। चौहान शासक व्यापारियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते थे। मार्गों पर सराय और धर्मशालाएं बनवाई जाती, जहां व्यापारी ठहर सकते थे। सैनिक चौकियां स्थापित की जाती ताकि डाकुओं और हमलावरों से मार्ग सुरक्षित रहे। ये व्यवस्था चौहान राज्य की आर्थिक नीतियों की परिपक्वता का परिचायक थी। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने भी चौहान वंश की आर्थिक संपन्नता का उल्लेख किया है। कुछ अरब और फारसी लेखकों ने लिखा है कि अजमेर और रणथंभौर के बाजारों में विदेशी वस्तुएं मिलती थी और यहाँ व्यापारियों की चहल पहल रहती थी। ये प्रमाण है कि चौहान राज्य केवल आंतरिक व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी संबंध जोड़े। राज्य की आय का बड़ा भाग करों से आता था।
भूमि कर के अलावा चौहान शासक व्यापारियों से भी कर वसूलते थे। व्यापारिक मार्गों पर चौकियां थी जहां से कर वसूला जाता। पशुधन, वनों और खनिजों से भी कर लिया जाता था। रणथंभौर और अजमेर के आसपास के वन राज्यों से लकड़ी और जड़ी बूटियां प्राप्त होती। ये राज्य के लिए राजस्व का एक अन्य स्रोत थी। सेना पर सबसे अधिक व्यय होता था। चौहान शासक जानते थे कि उनकी साम्राज्यिक शक्ति तभी सुरक्षित रह सकती है जब सेना मजबूत हो। इसलिए शाही खजाने का बड़ा हिस्सा घोड़ों की खरीद, हथियार बनाने, किलों की देखरेख और सैनिकों के वेतन पर खर्च होता। इसके बावजूद राज्य ने सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के लिए भी धन उपलब्ध कराया। मंदिर निर्माण और विद्वानों को दान में दी जाने वाली भूमि इसका उदाहरण है। अजमेर के मेलों का आर्थिक महत्व भी उल्लेखनीय है। वार्षिक मेलों में व्यापारी दूर दूर से आते थे। ये मेले केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। यहाँ पशुधन, कपड़ा, आभूषण और मसालों का व्यापार होता। चौहान शासक स्वयं इन मेलों को संरक्षण देते और व्यापारियों को कर में छूट भी देते। सामाजिक जीवन पर भी इस आर्थिक समृद्धि का असर पड़ा। चौहान काल में शिल्पकारों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों का बड़ा महत्व था। धातु कार्य, आभूषण निर्माण, बुनाई और पत्थर की नक्काशी में उस समय बड़ी प्रगति हुई। यही कारण है कि चौहान वंश के समय बने मंदिरों और दुर्गों में उत्कृष्ट शिल्प दिखाई देता है। इस प्रकार चौहान वंश की आर्थिक व्यवस्था संतुलित और दूरदर्शी थी। कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग सभी का समान विकास हुआ। सिक्कों की व्यवस्था ने व्यापार को गति दी। अजमेर और रणथंभौर जैसे नगर व्यापारिक केंद्र बने। विदेशी व्यापार ने राज्य की समृद्धि में वृद्धि की। कर व्यवस्था ने राजकोष को सशक्त बनाया और सेना तथा संस्कृति दोनों को पोषण मिला। कहा जा सकता है कि चौहान वंश की आर्थिक नीति ने उनके साम्राज्य को स्थिरता और गौरव प्रदान किया। भले ही बाद में राजनीतिक दृष्टि से वे पराजित हुए, किंतु उनकी आर्थिक व्यवस्था ने मध्यकालीन भारत की आर्थिक संरचना पर गहरी छाप छोड़ी।